हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल। सो गाइस, नीट 2025-2026 एस्पायरेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक्चुअली एक रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। और ये अप्रोच फॉलो करने पर आप केमिस्ट्री में फुल 180 ऑन 180 लेकर आ सकते हो। देखो, अभी जो यहां पर सिचुएशन नीट की चल रही है, हमें अगले साल का कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। भाई, एनटीए नीट कराएगा कि नहीं हमें नहीं पता। पेपर का डिफिकल्टी लेवल कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल इतने सारे बच्चों के इतने सारे नंबर आए हैं, तो डेफिनेटली अपनी इज्जत बचाने के लिए अगले साल ये कट ऑफ को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, विच मीन्स कि पेपर डिफिकल्ट होने वाला है। पर एक बात बताऊं, वो लोग जो ये सब कह के आपको डरा रहे ना कि मेहनत करो और ये कोर्स खरीदो और यहां करो और ये करो और ये किताब लो, बकवास। मेरा एक ही मानना है कि अगर पेपर डिफिकल्ट बनेगा तो वह क्या तुम्हारे अकेले के लिए बनेगा? नहीं, वो सभी के लिए डिफिकल्ट बनेगा। और जब पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट बनेगा तो मान के चलो कि अगर नीट में 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो यार 17-18 लाख बच्चे की प्रिपरेशन तो बिलो एवरेज रहती है, यह गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो वो तो ऑटोमेटिकली टफ पेपर की वजह से फिल्टर आउट हो गए। मतलब अब तुम्हारा कंपटीशन 5-1 लाख बच्चों से होगा, और वो 5 लाख बच्चों में से भी तुम मान के चलो कि 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रिपरेशन स्केल ऐसा तराजू पे झूल रहा होता है। पेपर इजी आया तो मार देंगे, पेपर टफ आया तो लटक जाएंगे। तो अगर टफ पेपर आ गया तो इनको भी फिल्टर आउट कर दो। अब बच्चे 2-2.5 लाख बच्चे, सीट है अपनी 1,09,000, यानी हो गया ना 50-50 रेशो। अब तुमको एक सीट के लिए केवल एक ही बच्चे को हराना है, ना कि एक सीट के लिए 10 बच्चों को हराना है। डिफिकल्टी लेवल पेपर का बढ़ना अच्छा है, तो टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। तुम्हें इस 25 लाख बच्चों से, एनटीए के स्कैम से, कट ऑफ से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री में अगर मैं 180 से 180 ले आऊं, अगर मैं ये वाली अप्रोच फॉलो करूं तो मैं एक लेवल ऊपर उठ गया। बॉटनी, जूलॉजी में 4 दूंगा, तो ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर 180, 180, 180, और फिजिक्स में भी मैं लगा दूंगा। तो मैं कुछ ऐसी अप्रोच फॉलो करूंगा कि 720 में से तकरीबन 670 में लेकर आ जाऊं। यह अप्रोच अपने को फॉलो करनी है। तो अब यह अप्रोच आप कैसे फॉलो करेंगे? तो मैं केमिस्ट्री की अप्रोच लेकर आया हूं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि यही अप्रोच आपको फिजिक्स के लिए भी चाहिए, जूलॉजी के लिए भी चाहिए, बॉटनी के लिए भी चाहिए क्या? अगर चाहिए तो ये मैं अप्रोच उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री के अप्रोच की बात करते हैं, तो यहां पर मैंने स्टूडेंट्स को टोटल 5 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। लेवल 0 वो स्टूडेंट्स जिनको ना तो थ्योरी समझ में आ रही है ना तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताओ कि आप एक्चुअली आज की तारीख में कौन से लेवल पर स्टैंड कर रहे हो। दूसरे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्लास में या लेक्चर देखते वक्त या यूट्यूब पर पढ़ते वक्त थ्योरी बढ़िया समझ में आ रही है, लेकिन जब क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं तो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। लेवल 2 यानी हमारा लेवल नंबर 3, जिसको मैंने लेवल 2 नाम दिया है, उसमें स्टूडेंट्स को क्लास में, लेक्चर में थ्योरी बढ़िया समझ में आ रही है। वो क्लास में बैठ के या लेक्चर अटेंड करते करते क्वेश्चन भी समझ जा रहे हैं, क्वेश्चन भी बना लेते हैं। लेकिन जब वो एनसीईआरटी खोलकर बैठते हैं और जब एनसीईआरटी पढ़कर एनसीईआरटी के जब वो क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उनसे नहीं लग रहे हैं। देन लेवल 3, जिसको मैंने नाम दिया है लेवल नंबर 4 को, ये लेवल 3 वो स्टूडेंट्स हैं जिनसे लेक्चर में थ्योरी भी बन रही है, लेक्चर पढ़ते वक्त क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, घर आकर एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब वो कोई बुक लेकर बैठते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ओपी टंडन लेकर बैठे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर वो सिनगेज लेकर बैठे हैं, या फॉर एग्जांपल वो है अवस्थी लेकर बैठे हैं, या वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कर रहे हैं, तो भाई उनसे न्यू क्वेश्चंस नहीं बन रहे, वो वहां अटक जाते हैं। एंड लेवल नंबर 5 यानी लेवल 4, जिसे मैंने नाम दिया है, उनसे थ्योरी भी बन रही है, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, एनसीईआरटी भी बन रही है, घर पर बैठ के वो बुक भी निपटा दे रहे हैं।
थोड़ा सा मेहनत लगने पर बुक सॉल्व हो जाती है, क्वेश्चन बन जाते हैं, एक अच्छा खासा नंबर क्वेश्चन का बन जाता है, लेकिन जब वो टेस्ट देने जाते हैं तो वहां उनकी बत्ती गुल हो जाती है। तो आज की तारीख में जो अगले साल या उसके अगले साल नीट देने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो केमिस्ट्री में ये 5 लेवल पर कहीं ना कहीं होंगे। एंड मैं आपको बता दूं, एक बड़ा नंबर तकरीबन 17 लाख बच्चे लेवल 1 या लेवल 2 पर अटके हैं। आपका कंपटीशन बहुत कम है। तो दोस्तों, अगर आप लेवल 0 या लेवल 1 पर हो तो तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेवल 0 या 1 पर हो तो डरना नहीं है, तुम लेवल 0 से सीधे मास्टर लेवल पर पहुंच जाओगे। और हमारा मास्टर लेवल क्या है? हमारा मास्टर लेवल है जिनसे कि सब कुछ बन रहा है, वो टेस्ट भी बना पा रहे हैं। तो मास्टर लेवल पर आप पहुंच सकते हो। तो इसके लिए अप्रोच क्या करनी है? अब चलिए अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच नंबर 1, जब भी आप वीडियो देखते हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चर अटेंड करते हो तो घर आकर आपको उस लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करने के लिए सेल्फ टाइम निकालना पड़ेगा 1 घंटे का। यानी अगर आज आप केमिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ के आए हो तो तुरंत उसी दिन शाम को बैठकर 1 घंटा मिनिमम निकालकर, उससे कम भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, लेकिन उसके नोट्स को रिवाइज करो। अब नोट्स को रिवाइज कैसे करेंगे? हाँ ये डेफिनेशन आ गई, हाँ ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, हाँ ये क्वेश्चन देख लिया, रिवीजन हो गया। नहीं, वो करेक्ट अप्रोच नहीं है। करेक्ट अप्रोच क्या है कि जब आप पढ़ने बैठो तो आप नोट्स को एक एक करके ध्यान से देखो और उसमें डाउट्स निकालो। सोचो कि ये कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये हेनरी लॉ इधर कैसे लगा, क्यों जब मैं प्रेशर रिलीज करता हूं तो गैस बाहर चली जाती है, गैस प्रेशर से गैस का क्या रिलेशन है। ढूंढते ढूंढते रूट्स तक पहुंचते पहुंचते क्लास 9th पे पहुंच जाओ कि अच्छा क्लास 9th में डिफ्यूजन पढ़ा था। यानी जब हम प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है उसके अंदर जाकर ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन जब प्रेशर कम करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। ली चैटरियल प्रिंसिपल। अच्छा, टेम्परेचर का हेनरी लॉ से रिलेशनशिप ऐसा है तो प्रेशर पर क्या होगा? दिमाग लगाना है, हर पॉइंट पर इफ्स एंड बट्स करने हैं। उसके बाद खुद को एक्सप्लेन करो। पूरे नोट्स पढ़ने के बाद कांच के सामने खड़े हो जाओ और कांच के सामने खड़े हो खुद को एक्सप्लेन करो दैट व्हाट इज हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ में ऐसा होता है, हेनरी लॉ में जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो KH आएगा। KH का प्रेशर के साथ डायरेक्ट और मोल फ्रैक्शन के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। टेम्परेचर का ये असर, इसका ये असर, अब ऐसे करना है, ये करना है। एनसीईआरटी में टेबल दिया है, इस तरीके से आपको नोट्स रिवाइज करना है और एनसीईआरटी पैरेलली आपको रीड करनी है और हर क्वेश्चन पे इफ्स एंड बट्स करना है। एनसीईआरटी में कोई लाइन पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आए, अंडरलाइन करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ और सोचो ये क्यों बोल रहा है, ये किस लिए बोल रहा है। ऐसे करके पढ़ना है घर आके। केवल सर का पढ़ाया हुआ, केवल लेक्चर में नोट्स लिखे हुए डायरेक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से अप्रोच लगानी है। देन बात करें क्वेश्चंस की। अब देखो, जब आप लेक्चर में पढ़ाते वक्त आपको टीचर ने जो क्वेश्चन कराए उनको भी घर पर आकर एक बार आपको गो थ्रू करना है। उन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच देखनी है कि अच्छा सर ने यहां पर हेनरी लॉ के अंदर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इज इक्वल टू KHX, तो KH इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय X किया था, तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, तो जब X बढ़ेगा तो KH घटेगा। इस तरीके की अप्रोच के ऊपर क्या सवाल आए हैं वो पूरी अप्रोच नोट करनी है। ये जो क्वेश्चन दिया है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं ये मेथड से सॉल्व करूंगा, या अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर ये करके सॉल्व करूंगा। इस अप्रोच को आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद में आपको उसका पूरा जो पैटर्न है, उस पैटर्न को और उस अप्रोच को माइंड में ट्रैक करके रखना है, उसको लिख के रखना है कि हर टाइप के क्वेश्चन को अब मेरे को करते आ गया है। फिर आपको डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस घर पे करने के लिए दिए होंगे, या आप अपनी ये बुक लेकर बैठे होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के मोर क्वेश्चंस करने के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए, या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेज या मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए आप बैठे होंगे। तो वो फिर बुक से आपको क्वेश्चन करना शुरू करना है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? आंसर नहीं देखना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी, 1 मिनट में आप अपना पेशेंस लूज कर दिए, पेज पलटाया, आंसर देखा, आगे बढ़े, गलत। ये रील देख रहे हो क्या
कि कोई अच्छी रील समझ में नहीं आई तो स्वाइप अवे, स्वाइप अवे, स्वाइप अप, स्वाइप अप, स्वाइप अप, स्वाइप अप, ये नहीं करना है। हम यहां पर रील्स नहीं देख रहे, हम एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर 1 घंटा भी खपा रहे हैं कोई बात नहीं, खपा दो 1 घंटा। अरे भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन जब मैं बचपन में 11th 12th में जब केमिस्ट्री पढ़ता था, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, मेरे को क्वेश्चंस करने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे। इनफैक्ट कई बार तो यह होता था कि मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बनता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था 1-1 घंटे, लेकिन आंसर नहीं देखता था, हसल मारता था। आप लोगों को भी हसल मारनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। पेशेंस इज द की। क्वेश्चंस को समझो और उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, और फिर अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको मार्क करो और आगे बढ़ो। आंसर मत देखो, आंसर मत देखो। उस क्वेश्चन को जाकर या तो अपने टीचर से पूछो या नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से फिर करने की कोशिश करो, और अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखो, तब फिर सॉल्यूशन देखो। और सॉल्यूशन देखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट कर लो और देखो कि उस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच लगाई गई है, और उस अप्रोच को वापस से नोट करो और फिर उसके जैसे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। यानी द मेजर थिंग इज हसल। यहां पर आपको फाइट मारनी है। उसके बाद किसी चीज का टाइम टेबल बनाओ ना बनाओ, रिवीजन का टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए। रिवीजन का टाइम टेबल होना चाहिए। पीवाईक्यूज आप लोगों को रेगुलर करने पड़ेंगे। इनफैक्ट पीवाईक्यूज भी आप रेगुलरली सॉल्व भी करें, और सॉल्व करने के बाद आप पीवाईक्यूज का भी रिवीजन करें। और रिवीजन कैसा करें? आंसर नहीं देखना है, सॉल्व अगेन एंड अगेन। आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन सॉल्व करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, लगातार सॉल्व करेंगे, तब कहीं जाकर आपको समझ में आएगा कि भाई अच्छा जो पीवाईक्यूज हैं ये इस पैटर्न पर सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी आएगी। एंड गाइस, टेस्ट देना इज कंपलसरी। टेस्ट देना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट तो आपको बार बार देने पड़ेंगे, तभी जाकर आपके सामने नए क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। और जब वो नए क्वेश्चंस निकल कर आएंगे तो उस 3 घंटे के टाइम में क्या आप 45 मिनट के अंदर आपके नीट के केमिस्ट्री के सेक्शन को सॉल्व कर पा रहे हो, वो आपको क्लैरिटी आएगी। तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कुछ सुपर ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्या सुपर ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है? फॉर्मूला शीट आपके पास में होनी चाहिए, और यह फॉर्मूला शीट चैप्टर वाइज होनी चाहिए और दीवारों पर लगी होनी चाहिए। सुबह शाम दोपहर रात को सोने के पहले, उठने के बाद आपको वो फॉर्मूला बार बार लगातार देखना है। उसके अलावा क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो आपके पास में अप्रोच होने चाहिए। और गाइस, रेगुलर रिवीजन, थियरी का रेगुलर रिवीजन और क्वेश्चंस का रेगुलर रिवीजन आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका लेक्चर जो आपने अटेंड किया, उस लेक्चर के नोट्स, और बाद में आके आपकी जो एनसीईआरटी की रीडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में आपने पूरा घोट के पी गए हो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन का, एक एक टेबल का, एक एक बॉक्स का, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको मतलब पता हो, एक एक वर्ड का मतलब पता हो। इस लेवल की एनसीईआरटी रीड करनी है। 80-20 रूल लगाना पड़ेगा दोस्तों। 80-20 रूल आप कब लगा पाएंगे? जब आपको इसके पीवाईक्यूज का नॉलेज हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बताते हैं कि एक चैप्टर से पर्टिकुलरली किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, फिर उस टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से आपको वापस से अपने नोट्स और एनसीईआरटी को रीड करना है, और उस टॉपिक को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई एक एक लाइन आपके माइंड में हो, एक एक वर्ड आपके माइंड में हो, पूरी पिक्चर आपके माइंड में हो। तो वो आप 80-20 रूल से करेंगे। देन गाइस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ रिएक्शंस आती हैं, जिसमें आपको रिएक्शन का पैटर्न समझना है और उसके स्टिकी नोट्स बनाकर दीवार पर लगाने हैं। चलते फिरते देखो, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट में KMnO4 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, आ गई, याद हो गई, ठीक है। कल फिर आके एक बार देख ली।
परसों आके देख ली, एक बार फिर आके देख ली, दीवार को पूरी तुम्हारे नोटिस बोर्ड बना दो, एक एक रिएक्शन वहां पर दीवार पर लिखो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक की एक अलग से नोटबुक बनाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पतली सी नोटबुक अलग से बनेगी और उस नोटबुक के अंदर चैप्टर वाइज पूरी नेम रिएक्शंस लिखी जाएंगी और उन नेम रिएक्शंस को आप रेगुलर कुछ 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर बार बार रिवाइज करोगे। हर नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। देन एनसीईआरटी को आपको रीड करना है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड करते वक्त क्या ध्यान देना है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हमें पढ़ी होनी चाहिए और सारी जनरल रिएक्शन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है वो। देन हमारी जो नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर हमें डिस्टिंग्विश टेस्ट भी नोट करने हैं, पूरे डिस्टिंग्विश टेस्ट आने चाहिए, लाइक लूकास टेस्ट क्या हो रहा है, कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे, कार्बिलामाइन टेस्ट क्या होता है, इस तरीके से आपको सारे टेस्ट इसके अंदर लिखे हुए होने चाहिए। और गाइस कन्वर्जन्स अगेन आप लोगों को पीवाईक्यू से मदद करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर कन्वर्जन्स आपको मदद करेंगे, यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत सारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और कन्वर्जन्स आप लोग एक बार सारी नेम रिएक्शंस देखेंगे तो एक नेम रिएक्शन का इस्तेमाल करके और दूसरी नेम रिएक्शन का इस्तेमाल करके दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, कई बार 3 रिएक्शन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये कन्वर्जन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर अप्रोच गाइस अगर आपने फॉलो कर ली तो केमिस्ट्री में 180 ऑन 180 आपके कहीं नहीं गए, ये बात आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, इस अप्रोच को अब आप लोग ठीक तरीके से फॉलो कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। एंड कमेंट सेक्शन में 2 बातें लिखनी है कि क्या आपको जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स के लिए भी अप्रोच चाहिए, और दूसरा आपको कमेंट लिखना है कि आप आज किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हो। चलो तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।